नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह। इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की आज हम बात करने जा रहे हैं। उपनल कर्मियों के पक्ष में जो फैसला आया है, उस फैसले को लेकर आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए अब समान वेतनमान मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से सरकार ने जो अपना फैसला लिया है, उसे लागू करने के लिए कहा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लेते हुए कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से इसे उपनल कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। धामी सरकार के इस निर्णय से उपनल कर्मचारी की होली और दिवाली अब एक साथ शुरू हो गई है। उत्तराखंड में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये उपनल कर्मचारी आंदोलनरत थे। आखिरकार राज्य सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि उपनल कर्मचारियों के हित में सरकार फैसला ले, यानी कि अगर नियमित नहीं हो पाए तो समान काम का समान वेतन दिया जाए। और इसी मांग को लेकर उपनल कर्मचारी आंदोलनरत थे और राज्य सरकार से लगातार ये मांग कर रहे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे। पहले चरण में राज्य गठन से साल 2015 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले करीब 8,000 कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वहीं इसके बाद आने वाले समय में उपनल के 21,000 से अधिक कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। हम आपको ये बता दें कि इस मामले पर हाई कोर्ट में कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य को लेकर याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को उपनल कर्मियों के पक्ष में निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के लिए आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया, जिसमें 8 दिसंबर 2025 को उप समिति बनाई गई और इस उप समिति ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया कि पहले चरण में 2015 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन भी दिया जाए, और इसके बाद दूसरे चरण में 2016 और फिर 2018 तक के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया कि अब उपनल के माध्यम से कर्मचारी केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्यों में ही सेवा करेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में ये खासियत है इस सरकार की कि जो वायदा करती है उस वायदे को पूरा करने का काम भी करती है। उपनल कर्मचारियों के हित में भी राज्य सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का काम हुआ है। सरकार में शामिल मंत्री भी इसे कर्मचारियों के हित में लिया गया निर्णय बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिए उनको धरातल पर उतारा है। उन्हीं आश्वासनों में एक महत्वपूर्ण आश्वासन था उपनल कर्मियों को, जब हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि उपनल कर्मियों को समायोजित करना है, तो क्रमबद्ध तरीके उस कमेटी बनी, कमेटी का एक डिसीजन आया और डिसीजन में क्रमबद्ध तरीके से सबको समान कार्य समान वेतन की रणनीति के आधार पर, जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस श्रेणी से जोड़ा गया। और कल बहुत बड़ा अच्छा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मैं अपनी ओर से अपनी प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि युवाओं का लंबे समय के संघर्ष के बाद इस निर्णय को एक पॉजिटिव दिशा देने का काम किया गया है। सरकार पहले भी कह रही थी कि सरकार हर नौजवान के, हर कर्मचारी के हितों के संरक्षण करने के लिए संवेदनशील है, और इसमें कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी पहले कहा था कि उपनल कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अभी क्योंकि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो वित्तीय संसाधनों को देखते हुए 2015 तक के जो लगे हुए उपनल कर्मचारी हैं उनको शासनादेश जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से समान कार्य समान वेतन के हिसाब से वेतन निर्धारण उनका कर दिया जाएगा और उनको विभागीय सुविधा में दे दिया जाएगा। उसके बाद 3 फेजेज में 16, 17 और 18 तक के उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के आधार पर विभागीय सुविधा में लेने का काम किया जाएगा। हमारे कर्मचारी, जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, कई दिनों से संघर्षरत थे। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इनके पक्ष में एक फैसला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। इनका सपना साकार हुआ है। कल कैबिनेट ने इसमें फैसला लिया है और निश्चित ही, क्योंकि देखिए 20,000 की संख्या कोई कम नहीं होती और कई वर्षों से ये कामरत थे। इनकी वही जायज मांग थी और फेस वाइज हम सब कुछ समायोजित करेंगे। फिलहाल
लगभग 7-7,500 कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं। और क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को हमने देखना है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने कैबिनेट के सभी साथियों को अनुरोध करता हूँ कि उनके पक्ष में कल कैबिनेट ने फैसला दिया है। क्योंकि मुझे ध्यान है जब ये ठंड में बैठे हुए थे और कई एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी। और उधर कांग्रेस की माने तो राज्य सरकार को आंदोलन के बाद राज्य हित और कर्मचारियों के हित की याद आती है और आंदोलन में उग्र प्रदर्शन होने के बाद सरकार त्वरित गति से उनके हित के लिए निर्णय लेती है। उधर उपनल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदयाल ने कहा कि आज उपनल कर्मियों का आंदोलन जो चल रहा था, उनका जो संघर्ष चल रहा था, वो पूरा हुआ और उन्होंने इसके लिए सीएम धामी के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी का और माननीय कैबिनेट मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो बरसों से लंबित मांग थी समान कार्य समान वेतन का, वो कल माननीय कैबिनेट ने उसमें मुहर लगाई और हमें नए साल पे तोहफा दिया, जिससे कि हमारे 22,000 कर्मचारी आज होली और दिवाली साथ ही मनाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने धाकड़ धामी जी का, जो अपने अहम फैसले लेने में प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। इसके लिए मैं उनके नाम एक और उपलब्धि दर्ज होगी है कि उन्हें 22,000 कर्मचारियों का समान कार्य समान वेतन का काम किया और हमें एक तोहफा के रूप में उसको दिया। सरकार को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सरकार को सरकार नहीं चला रही, अधिकारी चला रहे। उपनल वालों को पहले रखने की बात हुई तो इन्होंने उसमें 10 साल का उन्होंने ब्लॉक डाल दिया कि 10 साल जिनको हो गए होंगे तो 10 साल आदमी पहले उसमें करेगा, उसका आधा जीवन निकल जाएगा, तब उसे रोजगार पूरा दोगे। समान काम समान वेतन, भाई तो हम कह रहे हैं कि आपके जब वैकेंसी है तो आप नियमित भर्ती उनकी क्यों नहीं करते? आपके पास पद रिक्त हैं, पद रिक्त हैं, उनमें दिक्कत क्या है? समस्या तो बताए सरकार। पैसे को कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं कमी तो भी वित्त परमिशन क्यों नहीं दे रहा? तो ये खाली क्या है? चुनाव अब 1 साल बचा है, चुनाव आने वाला है, तो वाहवाही लूटने के लिए कुछ ना कुछ नई नई रणनीति निकाल रहे हैं। तो उपनल कर्मियों का जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो गया है और उनकी मांगों को सरकार ने मान लिया है चरणबद्ध तरीके से। अब इसे सरकार लागू करेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला स्थायी समाधान है या सिर्फ आंदोलन की तपिश को ठंडी करने की एक कोशिश है, और साथ ही ये भी कि क्या इससे समाधान निकल जाएगा और ये जो पूरा उपनल कर्मचारियों का आंदोलन था, अब इसके बाद इन फ्यूचर नियमितीकरण संभव हो पाएगा, उसकी दिशा में ये बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल, और आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है जपेंद्र जी आपका। और राजेश चमोली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से ही पहले ये सवाल कि निर्णय तो सरकार ले रही है और सरकार तब निर्णय लेती है जब लोग सड़क पर उतर जाते हैं, लंबा आंदोलन करते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट की तरफ से निर्देश होता है और उसके बाद सरकार उनकी मांगों को मानती है, और इस मामले में भी यही देखने को मिला है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो उपनल के उन सब हमारे कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री के वायदे पर भरोसा करा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वायदे को निभाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्मचारियों के हितों की सरकार है। और हम कांग्रेस के जमाने की बात करते हैं तो 2016 में जिस तरह से 27,000 कर्मचारियों को एक आदेश के तहत एकदम से निकालने का काम हुआ था, और उससे बिल्कुल अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है थोड़ा समय लगा, निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि वो समय गुजारना हमारे उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत मुश्किल समय था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया था और वायदा किया था कि हम रोजगार छीनने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरकर और बाकी सब चीजों को लाइन अप करके, ताकि भविष्य में भी कभी हमारे उपनल कर्मियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो हम निश्चित तौर पर इन्हें पूर्ण रूप से समान वेतन के उसमें लाकर इन्हें परमानेंट करने का काम करेंगे। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वायदा निभाया। और इसी तरह राज्य के अंदर जो अन्य
समस्याएं हैं कर्मचारियों को लेकर, या अभी पेंशन के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ कि पहले एक परिवार में एक आदमी को पेंशन मिलती थी, अब दोनों वृद्धों को पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार जाकर इन समस्याओं के निराकरण के रास्ते मजबूत कर रही है, तो ऐसा उत्तराखंड की राजनीति में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार हुआ। ना ऐसा किसी ने सोचा, करने की तो बात ही अलग थी। तो निश्चित तौर पर बातचीत। ठीक है, आपके पास आते हैं, जरा राजेश चमोली जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश चमोली जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आंदोलन हो रहा था तब आप सरकार को के ऊपर दबाव भी बना रहे थे कि जल्दी से उनकी मांगों को माना जाए सरकार के द्वारा, और सरकार ने अब मान लिया है, संतुष्ट हैं राजेश जी? जी देखिए, ऐसा है विजय जी, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये उत्तराखंड के उन तमाम साथी जो 22,000 कर्मचारी हमारे हैं उत्तराखंड में, उपनल में, उन लोगों की जीत है और उत्तराखंड के उस विपक्ष की जीत है जो लगातार 2018 से लगातार इस आवाज को उठा रहा था कि जो हाई कोर्ट का निर्णय 2018 का था, जो समान मतलब कार्य पर समान वेतन था, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई। आपको पता होगा यही सरकार है, इन्हीं की सरकार है, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उस मामले को रोकने के लिए। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल के अंदर इस राज्य में लगातार भर्ती घोटाले हो, उस पर सरकार बैकफुट पाई। राज्य का उपनल के जो हमारे कर्मचारी धरने पे बैठे, उस पर सरकार बैकफुट पाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड पे लगातार विपक्ष लगातार और राज्य के तमाम लोग मुद्दे पे मतलब आवाज उठा रहे थे, उस पर सरकार बैकफुट आई। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये जीत उत्तराखंड की उन तमाम लोगों की है जो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे और सरकार से राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं उपनल कर्मचारियों की। ऐसा है विजय जी, देखिए उपनल कर्मचारियों की मैं मानता हूं कि ये मांग आज भी अधूरी है। इसलिए अधूरी है कि आपको पता होगा कि अभी 2-2.5-3 महीने पहले मैंने जब पुष्कर सिंह धामी जी का जब आंदोलन चल रहा था उपनल कर्मचारियों का, और देहरादून में जहां पे आंदोलन चल रहा था, हम लोग भी लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गुजराल जी के नेतृत्व में तमाम लोग उस आंदोलन में भी हम लोगों ने प्रतिभाग किया। तो उस टाइम एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य के जो तमाम उपनल कर्मचारी है जल्दी उनका नियमितीकरण किया जाएगा। ये उस टाइम की मतलब जो न्यूज थी तमाम समाचार पत्रों में हो, चाहे इवन जो उपनल कर्मचारी थे उन लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताया उस टाइम, और उस आंदोलन को समाप्त किया गया। अब मेरा मानना है कि देखिए, जो कर्मचारी वर्ष 2003 के बाद उपनल में लगे हैं और 2003 से लेकर 2025, 26, आज 26 हो गया, 22-23 साल का, 30 साल का या 28 साल का या 25 साल का लड़का जिस टाइम नौकरी लगा और रिटायरमेंट के टाइम पे, अच्छा बेहतर ऑप्शन ये था, अगर यहाँ पे गोली जी भी है, उन्होंने भी इस मुद्दे पे हमने कई बार इस पे चर्चा की है और वरिष्ठ पत्रकार है, इस बात की बखूबी जानकारी जाता है। अगर सरकार चाहती है, सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति है, सरकार सिर्फ उससे डरी है कहीं चुनावी वर्ष में उपनल के जो 22,000 कर्मचारी हैं वो दोबारा आंदोलन ना करें। इसलिए मुझे तो जो लगता है, जिस प्रकार धामी जी की कार्यशैली है, जिस प्रकार वो एक सगुफा छोड़ते हैं कि भाई किसी तरह ये मामला ठंडा हो जाए, अभी उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अब बात यह है कि जब आपने नियमितीकरण की बात कही थी तो आप समान कार्य वेतन पाए थे। अगर राज्य में 22,000 कर्मचारी हैं तो उन तमाम लोगों का आप वो मतलब समान कार्य वेतन, एक बात सुनिए, एक व्यक्ति जो 2015 तक आप जो नियमितीकरण की तरफ चल रहे हैं उसके बारे में भी हम कुंवर जपेंद्र सिंह से पूछेंगे, लेकिन जरा नीरज कोहली जी के पास आते हैं। आपने जो बात कही, नीरज जी के पास जाते हैं, फिर आपके पास वापस हम आते हैं। नीरज जी, ये अब माना जाए कि जो एक उन लोगों की मांग थी उपनल कर्मचारियों की, समान काम के बदले समान वेतन और नियमितीकरण की भी बात थी, नियमितीकरण अभी इसमें जो अभी लागू हुआ है, मांग मानी गई है, उसमें तो ये शामिल नहीं है। तो ये माना जाए कि जो समस्या थी उस समस्या का समाधान निकल गया है? आनंद जी, देखें कि ये उपनल कर्मचारियों का जो मांग थी बहुत वाजिब मांग थी, बहुत जायज मांग थी, और ये उनका हक भी था, बल्कि हक इनका उससे ज्यादा है। जो रेगुलर कर्मचारी की बात, नियमितीकरण की बात हो रही है, उनका हक वो भी बनता है। वो इसलिए बनता है कि जब ये राज्य बना तो कर्मचारियों की बहुत कमी थी। किन्हीं कारणों से, या हम कहें कि हमारे वित्तीय संसाधन कमजोर से, हमने जो है रेगुलर भर्ती की नहीं उस समय, और हमने आउटसोर्स से कर्मचारियों को भर्ती किया। उनकी मदद से, उनके सहयोग से प्रदेश आगे बढ़ा। आज से 23 साल 24 साल पहले, और अब 2026 हो गया, तो अब उसमें हजारों लोग तो ऐसे होंगे जो उम्र दराज हो गए, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि दूसरी जगह पे कहीं काम करने की स्थिति में हो, तो उनके पास तो एक ही यही सहारा था, कम पैसे में
ज्यादा काम करके वो सरकार को सहयोग कर रहे थे। जबकि आप देखेंगे जो परमानेंट हमारा एम्प्लॉई है उसकी सेवा आचार नियमावली में उसको एक सम्मानजनक वेतन मिलता है और सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं हैं वो भी मिलती है उसको। वो ठीक है कि वो सरकार की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये इनकी वाजिब मांग थी और ये सरकार का एक इनिशिएटिव हम कहें जो शुरुआती फैसला है सरकार का, ये अच्छा फैसला सरकार ने लिया। और ये आप और हम नहीं कह रहे, 2018 में जैसा कि आपने भी बताया कि 2018 में हाई कोर्ट का निर्देश आया सर एक सवाल इसलिए भी कि 2018 में अभी राजेश जी भी उस सवाल को उठा रहे थे, वहां पर वो उस पॉइंट को वो उठा रहे थे, इसका जवाब जपेंद्र जी भी दें। लेकिन उससे पहले आप ही से सर कि 2018 में कोर्ट ने इंटरवीन किया इस पूरे मामले में, एक निर्देश दिया और 2026 में चुनाव से करीब करीब साल भर पहले इसको मान लिया जाता है। टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहा है। देखें आनंद जी, देखें पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आप इस बात को समझ सकते हैं जब भी कोई बड़ा अहम निर्णय लेना होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले उस डिसीजन को लिया जाए ताकि उसको पॉलिटिकली बेनिफिट मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 18 का निर्णय था, आज 26 में इसको लागू किया है। तो देखिए जब खराब की बात हम करते हैं कि सरकार कोई खराब प्रदर्शन करती है तो हम उसको कोसते हैं, लेकिन जब कोई वो अगर अच्छा काम करेगी तो उसका क्रेडिट भी उसी को जाएगा, श्रेय भी जाएगा और वो लेना भी चाहेगी। तो इसी तरह से इस निर्णय को मैं देखता हूँ। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि सरकार भले इसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट में सरकार नहीं कराओ, लेकिन हजारों कर्मचारियों का इससे काफी भला भी होगा और आगे की राह भी खुलेगी जो बाकी कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हम इसको करेंगे। तो धीरे धीरे एक मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ा अहम फैसला है सरकार का ये कि उन लोगों का जो सड़कों पे लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे और ज्यादा समय देके कम पैसा पा रहे थे, तो उनको बेनिफिट होगा, उनका परिवार अच्छे तरीके से चलेगा। बहरहाल ये फैसला सरकार का अच्छा फैसला है। ये जो बातें अभी नीरज जी ने कही, कुंवर जपेंद्र जी, उसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश का गठन हुआ, नया नया प्रदेश था, आर्थिक समस्याएं प्रदेश के साथ थीं, तो उस समय ये व्यवस्था एक लागू की गई उपनल की, यानी कि जो संविदा के कर्मचारी हैं तो उन लोगों की। धीरे धीरे अब इसी पर प्रदेश की जो स्थिति है वो इस पर डिपेंडेंट हो गई, व्यवस्था डिपेंडेंट हो गई और इनकी संख्या बढ़ती गई। तो अब जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वैसे में अब तो परमानेंट कर्मचारियों को रखना चाहिए और इनका नियमितीकरण भी करना चाहिए और इन लोगों को वो सुविधाएं देनी चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं सोचती? क्यों संविदा पर ही सरकार लोगों को नियुक्त कर रही है? अनम्यूट कर लें सर। कांग्रेस जी। सरकार ने उपनल कर्मचारियों का ये प्रक्रिया शुरू हुई तो इसमें केवल और केवल भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से प्रदेश में ये कार्य शुरू हुआ और वो आते आते में आया कि जहाँ मैन पावर की आवश्यकता थी वहाँ उपनल के माध्यम से ये प्रक्रिया शुरू हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को सर आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है। आप फोन कान पर लगा के कर लें, अपना ईपी निकाल कर। अब आ रही है? हाँ जी, बताएं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पूरी तरह से नियमितीकरण की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के जमाने में उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को रोजगार देना और उसके बाद बाकी सबको इसी के माध्यम से रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, ये कहीं ना कहीं त्रुटि तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। अब उस त्रुटि को सुधार कर नियमितीकरण के रास्ते तैयार करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किसी को नहीं निकाला, बल्कि उन्हें ये आश्वासन दिया कि ठीक है, देर हो रही है, हम आपकी पीड़ा हम आपके समझ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय दीजिए, हम बिल्कुल आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। और युवा मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया और ये तो मात्र एक शुरुआत भर है। जो अन्य नियमितीकरण के भी अभी हमारे बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर सरकार निरंतर काम कर रही है, अधिकारी उस पर रात दिन योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे तो जो 100% रोजगार का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है,
उसे धरातल पर उतारकर जनता को 100% रोजगार देना और राज्य के कर्मचारियों के हितों की योजनाएं बनाकर राज्य के लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि इस संविदा की जो व्यवस्था थी, उस संविदा की व्यवस्था ये थी कि एक बड़ा समय लगता है नियमितीकरण करने के लिए, उसमें फॉर्म निकलता है, अप्लाई करते हैं, एग्जामिनेशन होता है, तो फॉर द टाइम बीइंग ऐसे लोगों को रखा जाए और उन लोगों से काम होता रहे, फिर नई बहालियां होती रहेंगी। लेकिन अब ये हो गया है कि विभाग उसी पर डिपेंड करने लगा और ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी वाले पदों पर भी ये लोग हैं, ये लोग समीक्षा अधिकारी भी हैं और अनुसूची में भी हैं। इनकी मांग जब होती है तो उसको टाला जाता है, लंबा समय लिया जाता है उस पर सोचने के लिए, विचारने के लिए, फैसला लेने के लिए। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनकी मांग होती है तो फिर तुरंत उस पर फैसला होता है। और जब ये हड़ताल पर गए थे तब कितना काम प्रभावित हुआ था, ये सबके सामने है, आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन हम इनके योगदान को कहाँ नकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने इन ओपनल कर्मचारियों या राज्य सरकार में अन्य विभागों में कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी उपयोगिता और उनके योगदान को नहीं नकारा जा सकता, कभी भी नहीं नकारा जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने वो रास्ते तैयार करे हैं और आप भविष्य में देखेंगे कि उन्हीं योजनाओं के तहत प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी और ईमानदारी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णयों में भी ये झलकता है और जिसका ये एक पहला कदम है। और हम ये भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में और नियमितीकरण के पुकारे आगे बढ़ेंगे और प्रदेश के कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री सदैव तत्पर रहे। ठीक है राजेश जी, इस प्रक्रिया को आप लोगों ने शुरू किया जब आप लोगों की सरकार इस प्रदेश के गठन के बाद बनी थी। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 22,000 से ज्यादा ये उपनल कर्मचारी हैं। विधानसभा में भी बहाली इसी आधार पर हुई, फिर उन्हें हटाया गया। जाहिर सी बात है कि नौकरी दे, काम वो करने लगे और उसके बाद फिर उन्हें निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये आप लोगों की तरफ से भी शुरू हुआ था, कभी किसी ने इसके बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं, ना आप लोगों की सरकार, न इन लोगों की सरकार जो अभी की सरकार है, और इनको सड़क पर उतरना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। भूपेंद्र जी ने भी कहा, भूपेंद्र जी तो खैर क्योंकि कांग्रेस का घोषणा है, कांग्रेस ने अगर 22,000 कर्मचारी उपनल के माध्यम से इस राज्य में लगाए हैं तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए जितेंद्र भाई कि इस राज्य की रीढ़ है उपनल कर्मचारी। आप ये मत समझिए 7, 8, 10, 12 हजार में इस राज्य के कर्मचारी ने काम किया है, दिन रात मेहनत की है। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा, कई लोग तो रिटायरमेंट की उस श्रेणी पे है। अगर हम पिछले 10 साल 8 साल से मतलब आप 2018 का अगर आदेश अगर आप कोर्ट का मानते तो अगर 2018 में अगर इन लोगों को मतलब इस प्रकार की, क्योंकि आपने तो डबल इंजन के नाम पे सरकार बनाई है, आपने कहा यहाँ डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, तो केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रक्रिया जो शुरू हुई एक्स आर्मी मैन के लिए, रिटायर्ड आर्मी मैन के लिए शुरू हुई, उनके लिए, और ये वहां से निकलकर हर विभाग में हर पद पर हो गया। नहीं देखिए मैं भैया जी मैं आज ये मानता हूँ कि मुझे लगता है कि उपनल कर्मचारी भले उपनल मतलब रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जो आर्मी एक्स सर्विसमैन थे उनके लिए शुरुआत हुई है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, दिल्ली मेरठ के ठेकेदारों को यहाँ टेंडर देके आज की डेट में 1200 भर्तियां स्कूलों में की जा रही हैं। उनसे जो साइन बॉन्ड हुआ है 12,000 14,000 दिए जाएंगे और कंपनी को 28,000 का मतलब स्ट्रक्चर पे युवाओं से साइन कराने की बात हुई है। तो आप सोचिए किस प्रकार से चूसा जा रहा है ऐसे युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को। हमने तो एक संस्था बनाकर राज्य की एक ऐसी गवर्निंग बॉडी बनाई है उपनल की उस टाइम की सरकार ने, कि जो आज कम से कम उपनल कर्मचारी जिस माध्यम से 22,000 कर्मचारी हैं आज अपनी मांग पर अडिग थे, तो आज उनको कम से कम उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आउटसोर्स के माध्यम से राज्य में लगातार टेंडरिंग के माध्यम से हर डिपार्टमेंट में लोगों को भरने का काम कर रही है और लगातार 6 महीने में कभी 8 महीने में कभी 10 महीने में उन कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। क्या वो लोग मतलब उन लोगों की स्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी बता सकती है? मेरा मानना है, देखिए लंबा संघर्ष है उपनल कर्मचारियों का और इतना लंबा संघर्ष उपनल कर्मचारियों का है, अगर उनको 2018 के बाद, मैं तो ये कहूंगा कि जपेंद्र जी से कि आपकी सरकार है, आप बार बार कहते हैं डबल इंजन, आप 2018 से उनका एरियर दे दीजिए और अच्छी हो जाएगा। कम से कम उन लोग जो रिटायरमेंट की पोजीशन पे आज की डेट में
जो लोग हैं उनको एरियर के रूप में 2018 से अगर आप जो समान कार्य समान वेतन अगर दे देते हैं तो मुझे लगता है और फायदा होगा। और बाकी जो छुटे हुए कर्मचारी हैं, मैं बोला नहीं कि बैकबोन है इस राज्य की, उपनल कर्मचारी बैकबोन है। अगर वो कर्मचारी अगर 10-12 हजार में इस राज्य में अगर काम नहीं करते तो निश्चित रूप से राज्य की स्थिति आप देखिए ना कैसी है। यहाँ मतलब रिटायरमेंट के बाद अधिकारी को दोबारा उसको प्लेस कर दिया जा रहा है। कई चीजें ऐसी हो रही है जो राज्य में जो मतलब अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि मैं पूरा एक बार आपके चैनल के माध्यम से विजय जी ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य की जो रीढ़ है उपनल कर्मचारी, उनको अगर आप समान कार्य समान वेतन दे रहे हैं लेकिन आपने नियमितीकरण की बात की, यार ये सिर्फ मुझे लगता है जुमला है। चुनाव तक देखिए आप, ये सिर्फ जुमला रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच की बात की थी। आज 3-4 महीने हो गए, कौन सीबीआई जांच में उस दायरे में आया, कौन ना जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, क्योंकि उसमें तमाम लोग फंसे थे। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उस भर्ती लीक में फंसा, हाकम सिंह उस मंडल मतलब जो उनका भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत था उस पेपर लीक में फंसा। सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ गुमराह किया गया कि जिससे युवा अब आंदोलन न करे। इसी प्रकार मुझे तो आज भी ये चिंता है कि राज्य के युवाओं से, उपनल कर्मचारियों से कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई छलावा तो नहीं कर रही है, कहीं चुनावी वर्ष में जिससे ये लोग शांत रहे, इनको एक लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार अगर निश्चित रूप से कार्य करिए तो मेरा मानना है कि इसी मंथ से आप उनका जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है बना दीजिए। भाई जब विधायकों की, मंत्रियों की सैलरी बढ़ सकती है सर्वसम्मति से, इस राज्य के युवाओं को क्या देने में दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार दे, हमारे युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, नियमितीकरण हो रहा है, तो हमें इससे ज्यादा खुशी क्या होगी विपक्ष को? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए थोड़ा सा वक्त हम आप लोगों का और लेंगे। ये जरा जपेन जी आप अपनी बात इन्होंने जो सवाल उठाया उसके बारे में जरा आप बताइए, तो फिर हम नीरज जी के पास जाएंगे। हमसे तो वो कह दिया कि बार बार के आपने ऐसा करा, आपने आप तो राजनीति करेंगे, लेकिन राजेश जी हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आज सच आपके सामने लाते हैं। राष्ट्रपति शासन के बाद जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कांग्रेस सरकार का सबसे पहला काम था कि 17,000 उपनल कर्मचारियों को निकालकर सड़क पे बिठा दिया। 4 महीने से प्रदेश भर के वो बच्चे बेचारे आंदोलन, बस सुनिए हमने आपको सुना ना, अभी आप सुनिए, जब आप जवाब दीजिएगा, सुनिए, आपकी दुखती रग पर जब हाथ रख दो तब आप लोग बिलबिलाने लग जाते हो, तब आपको सच हजम नहीं होता। 4 महीने देंगे, कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप? आपको गलत फहमी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। मुझे याद है राज्य के जो शिक्षा जो अतिथि शिक्षक थे, आपको गलत फहमी है, आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। उपनल कर्मचारी कहीं पे भी धरने पे नहीं थे उस टाइम शिक्षक, अतिथि शिक्षकों का संकट आया था क्योंकि राज्य में सरकार आपने गिरा चुके थे। उस टाइम जो 6,742 राज्य के शिक्षक थे, अतिथि शिक्षक, उनको हरीश रावत जी दोबारा जब बहुमत में आए उन्होंने उनको फिर दोबारा रिटेन किया। आप गलत बता रहे हैं इस बात को। इस राज्य में भर्ती घोटाला आपकी सरकार में हो रहा है। राजेश जी, आपने जो सवाल उठाया था वो कुंवर जपेन सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। जपेन जी बता देंगे, फिर आपके पास आते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, राजेश जी आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा उनकी बात का, आप उनकी बात को जवाब दीजिएगा उनकी बात का। हाँ, झूठ ना बोले ना चैनल पे जो लेके आ रही है और आगे अब बाकी कर्मचारियों के भी नियमितीकरण की योजनाएं बना रही है, तो आप लोगों को पीड़ा हो रही है, क्योंकि आप लोग केवल ऐसा है जपेंद्र जी, जब हम लोग सड़कों पे आए तब जाकर आपको मजबूरी में चुनावी लॉलीपॉप देना पड़ रहा है। आप इस बात को मानिए, आप इस बात को लगा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, डरी हुई है कि हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आपने झूठा आंकड़ा दिया 17,000 कर्मचारियों को बाहर करने का, आप झूठा आंकड़ा दे रहे हैं चैनल पे। आप मुझे एक लिस्ट दिखा दीजिए। ये यहाँ पर कोहली जी है, यहाँ पे बहुत ही सम्मानित हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार कोहली जी, आप कोहली जी से बुलवा दें कि 17,000 कर्मचारी को कांग्रेस ने बाहर किया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं चैनल पे। अरे महिला अपराधों में आपके नेता फंस रहे हैं, भर्ती घोटाले में आपके नेता फंस रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं चैनल पे? ठीक है, कोहली जी के पास जाते हैं। कोहली जी, 20,000 से ज्यादा पद खाली हैं। अगर जो रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं उन जगहों को भी अगर रख लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो करीब 40,000 के आसपास पोस्ट इस प्रदेश में खाली हैं। लेकिन फिर भी संविदा पर ही बहालियां हो रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है, और संविदा पर बहाली होगी तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की भी मांग होगी। अब वो लोग मजबूत भी हो रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हमें एक समान काम के लिए एक समान का वेतन दिया जाए। जब इसके लिए सरकार तैयार हो जा रही है तो फिर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करती है सरकारें? ये एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, अगर दूसरे प्रदेशों में भी देखें तो इसी तरह की स्थितियां हैं। ये बात आपने बिल्कुल बहुत अहम बात कही
और ये भी आपको सही कहा कि खाली उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में तमाम राज्यों में इस तरह की व्यवस्था बन गई है। इसमें दो तरह की बातों को मैं देखता हूं। एक तो ये कि उत्तराखंड जैसा राज्य है जहां वित्तीय संसाधनों का अभाव कम है, आज की डेट में भी सरकारी खर्चा हमारा ज्यादा है और आमदनी हमारी कम है, लेकिन जो थोड़ा साधन संपन्न राज्य है, जो देने की स्थिति में है, वहां भी भर्ती नहीं हो रही है। तो इसके पीछे मुझे एक ही मानसिकता लगती है सरकारों की, जो मेरा सोचना है कि एक आउटसोर्स का कर्मचारी 20-25 हजार रुपए में आपका 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम कर देगा, जैसा मर्जी उससे काम करवा लो, क्योंकि उसको पता बेचारे को मेरी नौकरी टेम्परेरी है, अगर मैंने इवेंट बट किया तो पता लग रहा है कल मेरी छुट्टी हो जाएगी, जो कि सरकारी कर्मचारी की सेवा नियमावली में एक पूरा प्रोविजन है उसकी नियुक्ति का और उसको हटाने का। तो सरकारों को लगता है कि एक 20-25 हजार रुपए में एक क्लरिकल वाला आदमी सरकार को मिल रहा है, और दूसरा ही जो परमानेंट हमारा कर्मचारी है सरकारी, उसका वेतन आप मान के चलो कि 70,000 75,000 सारी सुख सुविधा मिला के इतना 70,000 से 75,000 से कम नहीं होगा। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो सरकारें मुझे लगता है कि जिनके पास है साधन संसाधन वो यहाँ सेविंग कर रही है, वो कह रही जब ऐसे काम चल रहा है तो ऐसे चलाओ, ये है। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि जहाँ बड़ी संख्या में पद खाली है 30,000 35,000, तो थोड़े थोड़े करके कर्मचारियों की भर्ती जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम रोजगार का सपना कैसे देखेंगे, कैसे लोगों को रोजगार का सपना दिखाएंगे। और हर हमारे राज्य, लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना सर कि एक तरफ हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग जब हम करेंगे तो ये तो वही आउटसोर्सिंग से ही ये लोग आ रहे हैं, तो ठेकेदारी प्रथा दूसरी तरफ से मजबूत भी होती है। हाँ बिल्कुल आनंद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था, ये ऐसा नहीं है कि सरकार के करी हो, ये राज्य बनने के बाद से ही जो व्यवस्था बनी, उसी व्यवस्था को जो भी सरकार आई आगे बढ़ाती चली गई। लेकिन ये जरूर है कि हमने पिछले 4 साल में देखा कि धामी सरकार ने काफी विभागों में सरकारी नियुक्तियां भी की हैं, काफी नियुक्ति उस पैमाने पर तो नहीं कि जिस पैमाने पर पद खाली है, लेकिन एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, एक लोगों को थोड़ी आस बनी है। अगर यही गति अगर पिछले कई सालों से चल रही होती, पिछली सरकारों में भी चल रही होती, तो मुझे लग रहा है कि आज जो हम 30,000 25,000 पदों की खाली होने की बात कर रहे हैं, तो शायद ये बात ना करते, लोगों को रोजगार भी मिलता। और एक व्यवस्था जो आज सड़कों पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, या जो टेम्परेरी कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें स्थायी कर दिया जाए, तो ये सब झगड़े ना होते। जिनको आउटसोर्स से आपने लिया उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाओ, और एक परमानेंट भर्ती की भी आप एक प्रक्रिया बनाओ। अभी आपने आय का संसाधन बढ़ाओ ना, आप हम कहेंगे कि यूनिवर्सिटीज खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार लेने के लिए बेंगलोर जाएंगे, पूना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं है ना। ठीक है राजेश जी। देखिए विजय जी, मैंने बताया कि जो जिस प्रकार अभी दीपेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे, एक तो कुल मिला के झूठा आंकड़ा था कि 17,000 कर्मचारियों को कांग्रेस ने बाहर करने का काम किया। नहीं, झूठा आंकड़ा है, झूठ मत दीजिए। ऐसा है कि देखिए कांग्रेस के टाइम पे जो भी कर्मचारी लगे, आप देखिए अगर आप इस प्रकार कांग्रेस को कोसने का काम करेंगे तो पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मीडिया मैनेजमेंट के तहत, और एक आज की डेट में क्या हो गया कि अगर ग्रुप डी की भी अगर पोस्टें निकलनी है तो उसके लिए मुख्यमंत्री चिट्ठियां बांटने का एक आयोजन कर रहा है, इवेंट कर रहे हैं, राज्य के मंत्री इवेंट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भी इसी दिशा में आपकी तरह जवेंद्र भाई अगर इवेंट करती तो मुझे लगता है कि देश भर में 20 लाख कर्मचारी 22 लाख कर्मचारी रेलवे डिपार्टमेंट में थे। अगर ऐसे इवेंट बनाती, 12 लाख कर्मचारी बैंकिंग सेक्टर में है, इसी प्रकार का अगर इवेंट भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस करती है तो आप सोचिए क्या स्थिति होता है। लेकिन हम लोगों ने लोगों को इस प्रकार रोजगार दिया कि भाई हमको एहसान नहीं कर रहे हैं, सरकारों का काम होता है रोजगार देना, सरकारों का काम होता है विकास करना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। और मेरा मानना है बीजेपी की सरकार को यही करना चाहिए। ऐसे इवेंट बना के आप ग्रुप डी की ग्रुप सी की पोस्टों में ऐसे इवेंट बना रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। क्या कांग्रेस के टाइम पे देश में सेना में जवान नहीं थे क्या? तो जो आज आप सोच रहे हैं कि एक मतलब हम नौकरी दे रहे हैं तो एहसान सा टाइप का मतलब एक चिट्ठी दे रहे हैं। पहले तो हमारे टाइम पे तो डाकिया देने आता था चिट्ठी कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आप ज्वाइन कीजिए, ये खुशी होती थी। आज डेट में इवेंट बनाने से बेहतर है कि मेरा मानना है अभी आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला लिया, चाहे देर से ही सही फैसला लिया, दबाव से ही फैसला लिया, लेकिन उपनल कर्मचारियों के फेवर में ये फैसला है और उनके लिए इससे फायदा भी होगा। विजय जी फायदा तब होगा जब उपनल के कर्मचारी, देखिए मैंने बताया नहीं, अभी 3 महीने पहले उपनल के कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। उस दिन ये कहा गया था कि नियमितीकरण की प्रक्रिया जिनको 10 साल हो गए उनको नियमितीकरण किया जाएगा। जिस प्रकार अभी कोहली जी ने भी चिंता की है कि कई युवा साथी हमारे, कई ऐसे
लोग हैं जो 26 साल नौकरी 25 साल की नौकरी सेवा दे चुके हैं और रिटायरमेंट की स्थिति में हैं। आज उनको 55 साल में अगर आप समान कार्य समान वेतन दे भी देंगे तो क्या फायदा होगा, सब आप बताइए। उससे बेहतर था उनको पक्कीकरण किया जाता, उनको वो ज्यादा नियमितीकरण की आवश्यकता थी उन लोगों की। आपने तो कर्मचारियों का शोषण करा, उन्हें निकाला, बस आपका बावजूद आप सच नहीं स्वीकार रहे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमितीकरण की ओर बढ़ी है और बाकी कर्मचारियों के हितों की भी योजनाओं की तरफ बढ़ रही है। तो आप लोगों से वो हजम नहीं हो रहा, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। तो ठीक है, आप राजनीति करेंगे, हमें आपकी राजनीति मंजूर है, लेकिन लोग आपने भी तो चुनाव का वक्त देखकर जिस तरह से कर्मचारी जपेन जी, आपने भी तो चुनाव का वक्त देखकर 2018 में कोर्ट का फैसला आया, 2026 में चुनाव से पहले आप इसको मान रहे हैं। वो ठीक है, वो आप आरोप लगा सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं, वो मैं आपसे कर्मचारी कह हित रहा हूँ। के फैसले हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अब एक आखिरी कमेंट सर नीरज जी, कि क्या इसे इन फ्यूचर नियमितीकरण की तरफ रास्ता खुलता हुआ देखा जाए, माना जाए? आनंद जी देखें, सरकार एक कदम तो आगे बढ़ी है। ये इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे देहरादून से दिल्ली तक का सफर हमें तय करना है, आप ये मानिए कि हम मुजफ्फरनगर पहुंच गए, तो एक सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की है भाई। उनको अभी तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सम्मान कार्य के साथ सम्मान वेतन वाली बात है, तो कुछ तो उनको मिलेगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर भाजपा की सरकार फिर से आती है तो हो सकता है उसको अगर कुछ पॉलिटिकली बेनिफिट मिलेगा, इसका निश्चित ही मिलेगा, तो उस चीजों को और आगे बढ़ाएगी, मुझे ऐसा सोचता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंवर जपेंद्र सिंह जी, राजेश चमोली जी, नीरज कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक लंबी लड़ाई उपनल कर्मचारियों ने लड़ी और उसका अब फायदा भी मिला, क्योंकि लंबी लड़ाई 2018 में कोर्ट की तरफ से निर्देश आया, 2026 की शुरुआत में ये कैबिनेट की तरफ से उनकी मांग को मान लिया गया है। समान काम के बदले समान वेतन पर सहमति बन गई है। चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार इसको लागू करेगी, लेकिन अभी भी एक सवाल है कि संविदा पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका नियमितीकरण हो पाएगा या नहीं? ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर भी अभी सवाल उठेंगे, पूछे भी जाएंगे। तो आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।